हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में, जो आपके बेनिफिशियल होने वाली है एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की थी कि भारत में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, मदरसों को छोड़कर। जो धार्मिक शिक्षा के केंद्र हैं मदरसे, उनको छोड़कर भारत में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पश्चिम के विज्ञान के अध्ययन को व्यवस्थित ढंग से पढ़ा जा सके। इसलिए यहाँ पश्चिमी विज्ञान और दर्शन में अभिरुचि किसी व्यक्ति विशेष के साथ ही पैदा होती है और उसी के साथ समाप्त हो जाती है। ये स्टेटमेंट किसकी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेवलर्स कमेंटेड दैट इन इंडिया देयर वर नो एकेडमीज एक्सेप्ट मदरसा फॉर रिलीजियस स्टडी वेयर द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेस्टर्न साइंस could be taken up. Thus, interest is based on science and philosophy was individual and dead with the individuals. तो ये जो स्टेटमेंट है, आपके ऑप्शन है द फादर, मोसेरेट, वर्नियर और ट्रेवनियर और मनुकी, जो मनुची था, फ्रांसीसी मनुची। तो जो फादर मोसेरेट था, ये कब आया था इंडिया में? ये आया था अकबर के शासनकाल में 1578 में, जब अकबर ने क्या है, काबुल अभियान में ये अकबर के साथ था। तो जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दी थी बर्नियर ने। बर्नियर कहाँ का था? बर्नियर था फ्रांस का। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे जब ट्रेवलर सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम सारे जो भी ट्रेवलर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ये फ्रांस का था, 1656 में आया था। किसके शासनकाल में आया था? 1656 में, शाहजहाँ के टाइम में। ये जो है वर्नियर ने क्या लिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्नियर ने लिखा था ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर, ये वाली किताब। ठीक है, ये वाली किताब इसने लिखी थी। और जब ये वापस गया था तो लुइस जो 14 था, उसको उन्होंने ये किताब समर्पित की थी। ये एक डॉक्टर था, मतलब चिकित्सक था, और यहाँ पर 12 वर्ष तक ये भारत में रहता है। ठीक है, उसके बाद है, हम ट्रेवलियर की बात करें, इसने पता क्या लिखा था? इसने लिखा था द 6 वाइजेस। ठीक है, ये किताब इन्होंने लिखी थी, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बात की थी? लॉन्ग जर्नी के बारे में। वाइजेस का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी। ठीक है, तो इन्होंने भारत की 6 यात्राएं की थी। कहाँ चला गया? इन्होंने भारत की क्या की थी? 6 यात्राएं की थी भारत की। और जो मनुची था, ये आया था शाहजहाँ के टाइम। कब आया था? शाहजहाँ के टाइम आया था ये भी। और ये था इटली का यात्री, इटली। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला देख लीजिए, मुगल जो सम्राट हुमायूं था, 1555 में ईरान से प्रमुख चित्रकारों को अब्दुल समद और मीर सैयद अली को लाया था। बिल्कुल सही है।
ये हुमायूं के समय के प्रमुख चित्रकार थे। अब बात करते हैं अकबर, नेक्स्ट ऑप्शन की, कि अकबर ने एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की जिसमें 1560 के दशक में हमजानामा, ठीक है, को चित्रित किया था। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जहांगीर के काल में चित्रकला में यूरोप के प्रभाव को अस्वीकार किया गया। अगला जो ऑप्शन है वो है 18वीं शताब्दी में विशेषकर कृष्ण लीलाओं को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय चित्रकलाएं अस्तित्व में आई। बिल्कुल, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि जो यूरोप का प्रभाव है किसमें, चित्रकला में, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ द पेंटिंग, इन्फ्लुएंस ऑन द पेंटिंग्स, है ना। जहांगीर पीरियड्स रिजेक्टेड द यूरोपियंस, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अभिकथन और तर्क की। ऐसे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल मैंने आपको अनअकैडमी पे भी अच्छे से समझाया है, लेकिन इस क्लास के अंदर भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 को देख लीजिए आप। स्टेटमेंट ए क्या है कि कोर्स मीनार, ठीक है, जो कोर्स मीनार है वो वास्तुशिल्प की एक श्रेणी है जो स्पष्ट रूप से सड़कों के नेटवर्क के संबंध में विकसित हुई। बिल्कुल सही है। जो कोर्स मीनार है ये कहाँ पे है, ये 16वीं सेंचुरी में बनी थी। और किसने इसको बनाया था, शेरशाह सूरी ने। ये ग्रैंड जो ट्रक रोड है, ग्रैंड ट्रक रोड, उसके साथ में ही बनी है, ठीक है। और मीनारों का जो प्रमुख कार्य होता था लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग बताने वाले संकेत या निशान का था। इनका जो मुख्य काम है यही था। तो ये इसका राइट ऑप्शन आएगा ए। ए क्यों आएगा, क्योंकि ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है और आर की ए सही व्याख्या करता है। कैसे सही व्याख्या करता है, फिर से आप एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए कि कोर्स मीनार वास्तुशिल्प की एक श्रेणी है जो स्पष्ट रूप से सड़कों के नेटवर्क के संबंध में विकसित हुई थी। बिल्कुल सही बात है। और मीनारों का प्रमुख जो कार्य था वो लोगों को यह बताना था, उनके मतलब उनके लक्ष्य तक पहुंचाना था, उनके एम तक पहुंचाना था, ताकि उनको रास्ते का पता लग सके। निशान के रूप में ये था, संकेत का एक माध्यम था ताकि सड़क का पता लग सके। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुलिमित नहीं है। यहाँ पर आपके पास मुद्राएं दी है और यहाँ पर इनके टाइप्स दिए हैं, ठीक है। तो पहला है कॉइन, मतलब सिक्का। सिक्का क्या होता था, ताजा मुद्रित रुपया। ये भी बिल्कुल सही है। चलनी, चलनी बोला जाता था पिछले वर्षों में मुद्रित सिक्के को, मतलब जो चले हुए हैं, प्रचलित में चले हुए हैं पिछले वर्षों से लेकर, उसको बोलते थे चलनी। खजाना, खजाना आप सभी को पता है, किसी का खजाना मिल जाता है, मतलब पूर्व शासकों के समय से प्रचलित सिक्का। किसी ने अपना जो उस टाइम का खजाना जमा करके रखा है, कहीं छुपा के रखा है, दबा के रखा है, फिर वो मिलता है बाद में। नेक्स्ट है पेट, वो सिक्का जिसके प्रत्यक्ष मूल्य से उसका वास्तविक वजन कम हो। बिल्कुल गलत। पेट क्या था, अब ये नई टर्म आ गई, ठीक है। पेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पेट क्या था। पेट एक्चुअली में महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर एक इलाका होता था, इलाका, ठीक है, सामान्य इलाका होता था। और ये कम से कम 70 पेड़ थे। वर्तमान में इसको पुणे का दिल भी बोला जाता है। 70 पेड़ थे, जहाँ पर क्या है, एक तो वहाँ पर एरिया को चिन्हित किया जाता था और उसी दिन व्यापार किया जाता था। एक्चुअली में ये व्यापारिक एरिया थे। तो जैसे सोमवार पेट, ठीक है, इनके नाम सप्ताह के नाम पर रखे गए थे, सोमवार पेट, ठीक है। यानी कि निश्चित दिन में ही वहाँ पे व्यापार करते थे व्यापारी। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे एरिया को चिन्हित किया गया था, तो उसको क्या बोला जाता था, पेट बोला जाता था। ये क्या है, एक मराठी शब्द है, मराठी शब्द, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम समुदाय के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको ग्राम समुदाय के बारे में कथन बताना है जो सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण भारत का बुकानन का सर्वेक्षण भारतीय ग्राम समुदाय से संबंधित सिद्धांतों का आधार बना। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जो बुकानन थे उन्होंने कौन सी किताब लिखी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप इसको याद रख लीजिए। कई बारी इनकी किताब भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको किताब को। इन्होंने लिखा था ए जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, MYA। एक मिनट, मैसूर। नेक्स्ट देख लीजिए, BH वेडन पावेल ने ग्राम समुदाय को एक मूल स्वामी के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति के संचालन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। ठीक है, जो वेडन पावेल है, वेडन पावेल ने क्या लिखा था, द लैंड सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और WH वाइजर का विचार था कि ग्राम सेवक और कारीगर गांव से जुड़े थे। ये सही नहीं है। वाइजर की भी मैं आपको एक किताब लिखा देता हूँ। WH वाइकर है, ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लिखी है द हिंदू जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ऑप्शन था हिरोशी फुकाजावा। हिरोशी फुकाजावा ने पाया कि ग्रामीण कारीगर और सेवक व्यक्तियों की अपेक्षा पूरे गांव में बंधे हुए थे। ये भी बिल्कुल सही है। हिरोशी जो फुकाजावा थे, इन्होंने लिखा है, कौन सी किताब लिखा है इन्होंने, दी मेडिएवल डेक्कन पीजेंट सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम। ठीक है, तो ये बुक्स आपने देख लेनी है, ये भी कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रसिक दास और मोहम्मद हाशिम को जारी किए गए औरंगजेब के फरमान किस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं। पहला ऑप्शन है कृषि पैदावार में आ रही कमी और दमनकारी कराधान। दूसरा ऑप्शन है भूमि में खेतियारों के पालन की समस्या। तीसरा है कृषि विशेष पर सतनामियों और जाटों का विद्रोह। इसमें आपका A और B सही है, यानी कि ऑप्शन A और B ये वाला। अगले वाला प्रश्न देख लीजिए, 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का तर्क क्या है। सतीश चंद्र का आपने तर्क बताना है कि क्या तर्क था। तो उन्होंने जो तर्क दिया था, पहला ऑप्शन है हिंदुओं के विरोध और शासकों के लालच की वजह से जजिया लगाया गया, नहीं।
औरंगजेब ने जजिया इसलिए लगाया था ताकि गैर मुसलमानों को इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य किया जा सके। ऐसा भी उन्होंने तर्क नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर सतीश चंद्र के अनुसार पूछा गया है। जजिया का आरोहण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था। बिल्कुल, उन्होंने राजनीतिक संकट, पॉलिटिकल जो क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में उन्होंने बोला, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से। जब दक्कन में हालात बिगड़ रहे थे तो उस वजह से उन्होंने 1679 में पुनः जजिया लगा दिया था। और जजिया राजकोष पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने का एक उपाय था। नहीं, ऐसा भी नहीं था। इन्होंने मेनली इसलिए जजिया को वापस लगाया था क्योंकि एक तो पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया था और दूसरा उनकी जो दक्कन में है उनके हालात खराब हो रहे थे। नेक्स्ट है औरंगजेब के पोते शाहजादा मुइजुद्दीन झांदर शाह के लिए मिर्जा मोहम्मद द्वारा लिखित पुस्तक तूफतुल हिंद की विषय वस्तु क्या थी? इसका जो थीम थी, मेन थीम, ठीक है, ये थी म्यूजिक, संगीत के विषय के ऊपर ये पुस्तक थी। नेक्स्ट है नादिर शाह के आक्रमण के विरुद्ध मुगल बादशाह की सहायता करने के पीछे मराठों की रुचि के विषय में कारणों में कौन सही है? कि जो नादिर शाह था, नादिर शाह के आक्रमण के विरुद्ध, जो नादिर शाह भारत पर आक्रमण कर रहा था, मुगल बादशाह की सहायता करने के पीछे, मुगल बादशाह की जो सहायता कर रहे थे मराठे, क्योंकि मराठे तो मुगलों को ख़त्म करना चाहते थे। मराठों ने हिंदू पदशाही की के एक विजन को लेकर चल रहे थे। तो इसमें क्या कारण था कि उन्होंने नादिर शाह के आक्रमण को मुगलों को सहायता प्रदान की? पहला ऑप्शन है मराठा नादिर शाह के आक्रमण को भारी हमलों द्वारा किया गया आक्रमण मानते थे। दूसरा है अगर नादिर शाह हिंदुस्तान में रह जाता और एक नए राजवंश की स्थापना करता तो वो मराठा महत्वाकांक्षा को पहुंचने वाला गहरा आघात होता। बिल्कुल, उनका जो एक साम्राज्य स्थापित करने का जो एक महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाती मराठों की। और अगला है शाहू जी ने बाजीराव को बादशाह की मदद के लिए जल्दी पहुंचने को कहा, जो औरंगजेब से एक समझौते के मुताबिक तय किया गया था। ये समझौता कौन सा था? जो संधि हुई थी इनके बीच में, जब भी साम्राज्य परेशानी में होगा मराठा मदद करेगा। ठीक है, 1919 में जो संधि हुई थी, इस संधि में उन्होंने क्या है, आश्वासन दिया था। तो ये जो फर्स्ट के 3 कारण हैं। और बाजीराव फौरन मुगल सेना की मदद के लिए पहुंचा, ये वाला कारण सही नहीं है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक विकास की बेहतर समझ के लिए क्षेत्रीय इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको क्षेत्रीय इतिहास की कुछ पुस्तकें दी गई है और उनके राइटर्स के नाम बताने हैं, और जो सही जोड़ा नहीं है उसको चिन्हित करना है। तो पहला है GD शर्मा। इनकी किताब इन्होंने लिखी है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। GD शर्मा, राजपूत पॉलिटी, ए स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मारवाड़, 1638 से लेकर 1749 तक। दूसरा है हिरोशी फुकाजावा, ये मैंने पहले भी बताया है। हिरोशी फुकाजावा की बुक मैंने पहले वाले प्रश्न में भी डिस्कस की थी। कौन सी बुक थी, शायद आपको याद होगा। इन्होंने लिखा था द मेडिएवल दक्कन पीजेंट सोशल सिस्टम, 16 to 18 सेंचुरी तक। ठीक है, तो ये वाला गलत है, मेडिएवल मराठा इन्होंने नहीं लिखा है। इनकी जो बुक है, यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, द मेडिएवल दक्कन।
चल रहा है। मेडिवल दक्कन पीजेंट, ठीक है। सोशल सिस्टम, ठीक है, देखना है इस चीज़ को। और बाकी सब ये सही है। सुशील चौधरी, इसके नोट्स बना लेना आपने। फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू डिक्लाइन ऑफ 18th सेंचुरी बंगाल और कश्मीर अंडर द सुल्तान, ये लिखी है मुहिबुल हसन। मुहिबुल हसन की बुक है। नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास क्या दी गई है, यहाँ पर आपके पास दी गई है ट्रीटियाँ, और इनको आपने लगाना है क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई संधियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपके पास, ठीक है, ट्रीटी ऑफ असाई है। ट्रीटी ऑफ असाई वाज साइंड 1803 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर ये हुई थी 1846 में। ट्रीटी ऑफ राजघाट 1805 में, और सब्सिडरी ट्रीटी विद द निजाम ऑफ हैदराबाद सबसे पहले 1798 में। तो यहाँ पर आप अरेंज कर लीजिए इस हिसाब से। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक स्टेटमेंट है, हमारी समझ से राजा। राजा कौन थे, किनको उपाधि मिली थी, राजा राममोहन राय को। किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने, ठीक है। कि कार्यों का सबसे पहले महत्वपूर्ण मूल्य भारत में मध्यकालीन शक्तियों के विरुद्ध उनके संघर्ष में निहित था। यही कारण है कि हम उनके लिए वर्तमान भारत के पुनर्जागरण का जनक होने का सम्मान का दावा करते हैं। ये पंक्तियां किसने लिखी, द चीफ वैल्यू ऑफ राजाज, यानी कि राजा राममोहन राय, लेवर्स टू आवर माइंड सीम्स टू अलाई इन हिज फाइट अगेंस्ट फोर्स ऑफ मेडिवलिज्म इन इंडिया, एंड इट इज for this reason that we claim for him the honor of being to the father of the present Indian Renaissance, ठीक है, present Indian Renaissance, ठीक है। ये जो लाइनें थी, ये लाइनें किसने कही, आपके पास ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द्वारिकानाथ टैगोर, अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल। तो ये बोला था बिपिन चंद्र पाल ने। नेक्स्ट देख लीजिए 13, 1835 में एलिफिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर। आप सब लोग भी जब नेट की तैयारी कर रहे होगे तो आपको प्रोफेसर बनना है फ्यूचर में, ठीक है। तो भारत का कोई फर्स्ट प्रोफेसर जो एलिफिंस्टन इंस्टीट्यूट, कहाँ पे बोल रहा है, 1835 की बात हो रही है यहाँ पर। 1835 में एलिफिंस्टन इंस्टीट्यूट में नियुक्त किया गया था। तो ये था बाल गंगाधर जाम्बेकर, ठीक है। किसके थे, गणित के। ये वहाँ पे क्या पढ़ाते थे, गणित। ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि वहाँ पर गणित पढ़ाते थे। और इन्होंने क्या है, एक मराठी पत्रिका निकाली थी। कौन सी निकाली थी, मराठी में, जिसका नाम था दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट है, रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई। ये तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है दिसंबर 1856। दिसंबर को रट लीजिए, दिसंबर मंथ में की गई, मतलब साल के लास्ट में हो रही थी ये 1956 में। नेक्स्ट है वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है, जो प्रेस के ऊपर एक पाबंदी लगाता था, 14 मार्च को पारित किया गया था। कब, 14 मार्च को पारित किया, 14 मार्च को पारित हुआ और मद्रास को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में लागू हो गया। अब क्या कारण है कि ये मद्रास में लागू नहीं हुआ, वो आपको बताना है। क्या मद्रास में स्थानीय बंदिशे ब्रिटिश समर्थक थे,
ठीक है। या उस समय मद्रास में सिर्फ अंग्रेजी अखबार प्रकाशित हो रहे थे, केवल मात्र वहाँ पे अंग्रेजी के अखबार थे, क्योंकि ये एक देशी जो समाचार हमारे निकलते थे भारत में, उसके ऊपर क्या है एक पाबंदी लगाने का काम करता था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इसको गलाघोट, प्रेस का गलाघोट अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कारण था? देखिए, मद्रास में स्थानीय बनीशी ब्रिटिश समर्थक थी, ऐसा नहीं था। ठीक है, हमारे जो यहाँ के नेटिव न्यूज़पेपर थे वो मद्रास के अंदर अंग्रेजों का गुणगान नहीं कर रहे थे। ठीक है, और ना ही ऐसा था कि सिर्फ अंग्रेजी अखबार प्रकाशित हो रहे थे वहाँ पर देसी अखबार भी प्रकाशित हो रहे थे। मद्रास की बात कर रहे हैं हम लोग। और मद्रास में अधिकतर भाषाई छापेखानों की मलकियत अंग्रेजों के पास थी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन अभी भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था मद्रास के अंदर, इसलिए उन्होंने मद्रास प्रांत को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अधीन नहीं लिया। मद्रास को छोड़कर बाकी प्रांतों में उन्होंने लागू कर दिया गया, क्योंकि ऐसा नहीं था, समाचार पत्र वहाँ पर हिंदी के प्रकाशित होते थे या भारतीय भाषाओं के प्रकाशित होते थे, लेकिन वहाँ पर अभी प्रेस इतनी मजबूत नहीं थी जितनी बाकी भारत की प्रेसिडेंसियों में मजबूत थी। नेक्स्ट है 1884 से 1888 में 22 वर्षीय हिंदू महिला को उसका पति बम्बई हाई कोर्ट ले गया। उस केस का नाम बताइए। ठीक है, ये केस था रुक्मियाबाई और दादाजी केस। ये कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, ये 1884 से चलता है 88 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये सभी आप सभी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो प्रकाशित हुई थी 1882 के अंदर, 1882 के अंदर। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर पहली है INSC, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, और दूसरी है INC, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसकी स्थापना हुई थी 1887 में और इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। किसने की थी? AU ह्यूम ने, आप सब जानते हैं। और इसकी जो स्थापना की थी MG नरांडेली की थी। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि INC और INSC, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया? जो ये इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस थी, ये एक रिफॉर्म सेल थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक रिफॉर्म सेल था ये INC का ही। लेकिन किस वर्ष से इन्होंने अपने अधिवेशन अलग अलग करने शुरू किए? तो ये किए थे 1895 से। उससे पहले इनके जो अधिवेशन है एक साथ ही होते थे। दूसरा है यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली अरेंज दी फॉलोइंग एग्रियन रिवोल्ट्स। जो कृषक विद्रोह है उनको सही क्रम में लगाना है। कूका आंदोलन जो पंजाब के अंदर हुआ था, ये हुआ था 1849 में। पावना कृषक विद्रोह ये बंगाल के अंदर होता है 1873 के अंदर, 73 से 76 चलता है ये। और नील विद्रोह आप सब लग जानते हैं 1859 और 60 के दशक में चलता है। दक्कन विद्रोह 1875। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास दो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। लिस्ट 1 को आपने लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, और जिसमें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के निम्न अध्यक्षों
और उनके पदासीन रहने के वर्षों के साथ जोड़ना है। मतलब कब कब उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की या वो अध्यक्ष पद पर मौजूद रही। तो सबसे पहले दिए गए हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कब बनते हैं सबसे फर्स्ट टाइम? ये बनते हैं 1886 से 1886 और 93 के अंदर। ठीक है, तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अच्छा, जो 1886 का अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? ये होता है आपके कलकत्ता में। और 1893 का अधिवेशन होता है लाहौर में। कई बार पूछ लिया जाता है इस तरह से भी। तो इसका मिलान इसके साथ हो जाएगा, डी के साथ। अब सेकंड नंबर पे है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी 95 में बनते हैं और 95 का जो अधिवेशन होता है वो होता है पूना के अंदर। और 1902 का अधिवेशन कहाँ पे होता है? अहमदाबाद में। और विलियम बटरवर्थ ये कब अध्यक्ष पद पर रहते हैं? ये रहते हैं 1910 और 1889 में। 89 वाला जो अध्यक्ष पद है विलियम के पास था और 89 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई के अंदर। चलिए इसको यहाँ कर लेते हैं, बम्बई। और 1910 वाला जो अधिवेशन है ये होता है इलाहाबाद अधिवेशन। अब आती है एनी बेसेंट। अब यहाँ पर इन्होंने एनी बेसेंट 1911 में दिया था, जबकि 1911 और 1917 दिया है, जबकि एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। आप सब लोग जानते हैं प्रथम जो है महिला बनी थी 1917 में, महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। और अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर। और जो 1911 का अध्यक्ष वो बना था आपका 1911 में बना था। एनी बेसेंट 1911 में नहीं बनी थी, एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। 1911 में कौन बना था? बिशन नारायण दर, ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1899 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान निम्न में से किन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किए? वेदांत केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए थे? तो ये न्यूयॉर्क सिटी में और सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर उन्होंने वेदांत केंद्र अपने स्थापित किए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने द लेक ऑफ पाम्स नामक उपन्यास लिखा था? और अंग्रेजी में रचित जिनके रामायण और महाभारत ने इंडो एंगिलियन साहित्य में उन्हें स्थायी जगह दिलाई, ये थे रोमेश चंद्रदत्त। रोमेश जो चंद्रदत्त थे उन्होंने लिखा था द लेक ऑफ पाम्स। नेक्स्ट 23 की हम लोग बात कर लेते हैं। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभिभाव के संबंध में सेफ्टी बल्ब थ्योरी, ठीक है, फ्रॉम अमंग फॉलोइंग हु कंसेप्ट ऑफ मिथ ऑफ द सेफ्टी बल्ब थ्योरी, ठीक है, किसने इसको स्वीकार किया? तो ये क्या था? C.F. एंड्रयूज और गिरजागर मुखर्जी, ये दो बंदे आपने याद रख लेने। नेक्स्ट है आसान क्वेश्चन। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब की? ये की गई थी 1902 में। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 1902 के अंदर होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 25। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश निकाला दिया गया? ये दिया गया था 1907 में। ये भी इजी प्रश्न है।
निम्नलिखित में से किसने 1908 में अमेरिका में पहला नियमित प्रचार पत्र का नाम क्या था? द फ्री हिंदुस्तान निकाला था। ये निकाला था तारकनाथ दास ने अमेरिका के अंदर, फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, फर्स्ट रेगुलर प्रोपोगेंडा शीट। 27 का देख लीजिए, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वो लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वो जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वो दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वो कानून का हो या अस्त्र शस्त्र का, तब वो दमन भी समाप्त हो जाता है। ये कथन है महात्मा गांधी का। ठीक है, MK गांधी, ये वाला आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन था जिसे देश निकाला दिया गया था? बॉम्बे क्रॉनिकल जिसको देश से निकाल दिया गया था वो थे आपके बेंजामिन गाय हार्मोनिमन। बेंजामिन गाय हार्निमैन। ठीक है, बेंजामिन गाय जो हार्निमैन थे, इनको देश निकाला दिया गया था और ये बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के आरंभिक काल में उन पर प्रभाव नहीं डाला? ठीक है, रायचंद मेहता इन्होंने भी डाला था, जॉन रस्किन से वो काफ़ी प्रभावित थे, और लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना भी की थी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल से महात्मा गांधी ने प्रभावित नहीं किया था स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है, 1922 में मुल्शी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुल्शी डैम सत्याग्रह। ठीक है, जो मुल्शी डैम सत्याग्रह है 1922 में होता है, और ये फर्स्ट एंटी डैम स्ट्रगल इन इंडिया। क्या था? फर्स्ट एंटी डैम सत्याग्रह था ये। ठीक है, डैम के प्रति इससे पहले कोई सत्याग्रह भारत में नहीं होता जो ये डैम बनते हैं, और ये टाटा कंपनी के खिलाफ था। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था PM बाफ्ट ने। PM बाफ्ट का पूरा नाम क्या है? पांडुरंग महादेव, M से महादेव बाफ्ट। ये सेनापति थे, इन्होंने मुल्शी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की भी आपको साथ में मिल जाएगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए आप हमारे चैनल को। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे।